हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किए थे। ठीक है, जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किए थे। और कहाँ पर किए थे? तो ये सिंध प्रांत पर किए थे। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। और देखो, फिर से पुनः आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में, तो ये बुदैल के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन आपको ध्यान रखने हैं कि ये दोनों आक्रमण असफल हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद में फिर से पुनः तीसरा आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। तो ये किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसने जो आक्रमण किया था तो ये कहाँ पर किया था? ये सिंध प्रांत पर किया था। तो ये अपने जो है युद्ध में जीत गया था। ठीक है, ये आक्रमण सफल रहा था। और आप देखेंगे कि जब सिंध पर जो आक्रमण हुआ था तब ये शासन जो चल रहा था वो दाहिर का चल रहा था। ठीक है, दाहिर एक राजा था और ये चच का वंशज था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये चच वंशज था। तो उसी वंश का जो है ये वंशज था राजा चच। ठीक है, आप देखेंगे कि आगे एक चचनामा की रचना जो है की गई है। ठीक है, चचनामा जो है एक बुक लिखी गई है। तो उसमें जो है सिंध की जो विजय जो की है इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जो विजय प्राप्त की है तो उसी का वर्णन किया गया है उसमें चचनामा में। ठीक है, तो इसे आगे देखेंगे। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है। तो देखो, अरबों की अपेक्षा तुर्कों को इसलिए दिया जाता है कि इनका जो अरबों का जो उद्देश्य था वो यहाँ पर शासन की स्थापना करना नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ से धन लूटना था भारत से। क्योंकि पता है आपको, देखो भारत में पहले बहुत पैसा था, अब भी है हालांकि में, लेकिन पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो इन लोगों ने इसीलिए आक्रमण किया था कि इनका उद्देश्य था कि यहाँ से धन दौलत लूट के ले जाएं। ठीक है, और इसमें जो है इस्लाम धर्म की स्थापना का जो है इनका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। ठीक है, लेकिन बाद में तुर्कों ने जब आक्रमण किया था तो इनका आक्रमण आप देखेंगे आगे चल के, तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो है अपना जो है साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है शासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आगे देखेंगे, 8वीं शताब्दी ईस्वी की भारत में सबसे महत्वपूर्ण घटना सिंध के ऊपर अरब आक्रमण ही था। ठीक है, सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरोह थी। और आपको ध्यान रखना है, देखो अरबों की सिंध विजय वृत्तांत ये चचनामा में दिया गया है। ये चचनामा नामक ग्रंथ है और इसकी रचना जो की थी वो अली अहमद ने की थी। अरबी भाषा में इसकी रचना अबू मुआसर ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखो आपको बताया था इनका उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और लूट की धनराशि से धनवान बनना। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय किया। यहाँ से उसे अत्यधिक सोना मिला, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से जो है जाना जाने लगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा सोना मिला था, इसलिए उस नगरी को स्वर्ण नगरी के नाम से जो है कहा गया। ठीक है, उसे स्वर्ण नगरी कहा गया। सिंध के पूर्व गुर्जर प्रतिहार जैसा शक्तिशाली राज्य होने के कारण अरबी सत्ता का विस्तार सिंध से बाहर नहीं हो सका। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 714 ईस्वी में अरब जगत में राजनीतिक संकट उत्पन्न होने के कारण मोहम्मद बिन कासिम वापस अरब बुला लिया गया। ठीक है, और रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम की जो है अरब में जाते समय बीच में ही कहीं रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, मुल्तान एवं सिंध में अरबी लोग स्थायी रूप से रहने लगे और करमातिया नामक एक संप्रदाय का उदय हुआ। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, अरबों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने चीन द्वारा आविष्कृत कागज, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान को यूरोप पहुंचाया था। ठीक है, ये अरबों को श्रेय दिया जाता है। आगे देखेंगे, सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेन पूल ने कहा है कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही। ठीक है, अब आगे देखेंगे, सिंध विजय से भारत में राजनीतिक क्षेत्रों में एक नए कर का प्रचलन हुआ था जिसे जजिया कर के नाम से जाना गया। अब थोड़ा सा जजिया कर के बारे में आप समझ लीजिए कि यह कर देखो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे उनसे यह कर लिया जाता था। और इसमें थोड़ा सा अपवाद देखेंगे कि जैसे महिला, ठीक है, बच्चे हो गए, अपाहिज हो गए, बेरोजगार हो गए और ब्राह्मण हो गए, तो इनसे ये कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, और यह कर लगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम को ही दिया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए सबसे पहले जजिया कर जो है
लगाया था, तो किसने लगाया था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। आगे देखेंगे, अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर उत्पादन का प्रचलन किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। पंचतंत्र ये किसने लिखी है? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो इसका अरबी में जो अनुवाद किया है वो कलिला वादिमना ने किया है। अब आगे देखेंगे, तुर्कों का आक्रमण हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद में फिर जो है तुर्की लोग आए, तो तुर्कों ने आक्रमण किया। तो तुर्कों में देखेंगे कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय, देखो मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है वो तुर्कों को दिया जाता है। और तुर्कों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही लड़ाकू और बर्बर जाति के थे। ठीक है, जो तुर्की लोग थे वो बहुत ही लड़ाकू लोग थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा देखेंगे, तुर्क उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आए थे। ठीक है, और बाद में इन्होंने तुर्की लोगों ने इस्लाम धर्म को ही स्वीकार कर लिया था। अब थोड़ा सा देखेंगे, अलप्तगीन अफगान प्रदेश में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जो अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, तो इसने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। और अलप्तगीन के बाद में इमहाक, इसके बाद बलक्तगीन गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये आपको देखना है कि अलप्तगीन के बाद में ये बलक्तगीन नाम का एक व्यक्ति था, तो ये गद्दी पर बैठा था। और आगे देखेंगे, देखो बलक्तगीन की मृत्यु के बाद पीराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया और वह ये एक अयोग्य शासक था जिसे हटाकर सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा था। तो अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी सुबुक्तगीन के बाद में। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अलप्तगीन का ये जो है सुबुक्तगीन था ये दामाद बना था। ठीक है, बाद में दामाद था इसका ये, और इसी का पुत्र आया था। सुबुक्तगीन का एक पुत्र था जो कि आप आगे पढ़ोगे, महमूद गजनवी। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप देखेंगे आगे सुबुक्तगीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुबुक्तगीन आरंभ में अलप्तगीन का गुलाम था। ठीक है, ये इसका गुलाम था, अलप्तगीन के जो है गुलाम बनकर रहता था सुबुक्तगीन, और अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया था। ठीक है, और उसे अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित भी किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुक्तगीन था। तो देखो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो तुर्क शासक सुबुक्तगीन ने ही किया था। ठीक है, सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। एक हिंदू शासक था जिसका नाम जयपाल था, तो जो है इससे सबसे पहले इसने जो है हराया था। और थोड़ा सा आपको जयपाल के बारे में बता दूं कि इसने ये शर्मसार हो गया था, हार गया था, तो इसे जो है बहुत ज़्यादा अपने आप पे वो हो रही थी, तो ये व्यक्ति जो है इसने आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जयपाल ने खुद आत्मदाह कर लिया था, यानी अग्नि में कूदकर इसने अपनी जो है आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे देखेंगे, सुबुक्तगीन के निधन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। ठीक है, देखो ये इंपोर्टेंट जो प्रश्न है कि इसके निधन के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। महमूद गजनवी के बारे में देखेंगे तो यह यामनी वंश का शासक था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है कि ये शासक बना था। ठीक है, गजनी वंश का शासक बना था और उस समय उसकी आयु 27 वर्ष थी। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देखो सबसे ज़्यादा बार इसने भारत पर आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे इसने, और 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में किए थे। ठीक है, 27 साल के अंतर्गत इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? देखो इसका उद्देश्य था महमूद गजनवी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण कर रहा था ये। ठीक है, और इसने, आपको पता है कि भारत पर आक्रमण करके बहुत ज़्यादा धन भी लूटा था। सोमनाथ मंदिर लूटा था जो कि गुजरात में था। ठीक है, वहाँ से इसने बहुत संपत्ति जो है इसने वहाँ से लूटी थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया था। ठीक है, और सीमावर्ती दुर्गों को इसने जीता था। बाद में देखेंगे 1001 ईस्वी में इसने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसकी राजधानी बेहिंद थी। इसके बाद में देखेंगे इस समय यहाँ के शासक जयपाल थे। ठीक है, कहाँ के देखेंगे तो ये बेहिंद के। ठीक है, और जो पराजित होकर आत्मग्लानिवश आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये पराजित होकर आत्मग्लानिवश जो आत्महत्या कर ली थी उसने, और उसका एक पुत्र था, उसका नाम था आनंदपाल। तो ये जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। ठीक है,
तो बाद में आप देखेंगे कि जो बेहिंद के निकट महमूद का युद्ध हुआ था, जिसमें आनंद पाल को भी इसने हराया था 1009 ईस्वी में। ठीक है, ये हिंदूशाही राजा आनंद पाल था, तो इसे भी फिर से इसने 1009 ईस्वी में हराया था। और जयपाल को किसने हराया था? जयपाल को हराया था महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तकीन ने। ठीक है, तो दोनों को देखो हराया है दोनों ने। चलिए आगे देखेंगे। महमूद गजनवी का 1008 में 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखेंगे। महमूद गजनवी ने, आपको ध्यान रखना है, इसे बुत सिकन, इसका अर्थ था मूर्ति भंजक। ठीक है, मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी किसने? महमूद गजनवी ने। और 1014 ईस्वी में इसने थानेश्वर पर भी आक्रमण किया था। आगे देखेंगे 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और देखेंगे वहां पर गुर्जर प्रतिहार के एक प्रतिनिधि थे जिनका नाम था राज्यपाल, तो उनका शासन चल रहा था। तो जैसे ही इनने आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो वो वहां से जो है भाग निकले। ठीक है, आगे देखेंगे। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर था? गुजरात में, और ये शिव मंदिर था। तो वहाँ पे देखेंगे कि उस समय वहाँ का जो शासक था वो था भीम प्रथम। ठीक है, और भीम प्रथम था, तो आप देखेंगे कि इस युद्ध में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, 50,000 लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, और महमूद गजनवी ने इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ से बहुत संपत्ति इसने लूटी थी। ठीक है, और सिंध के रेगिस्तान से यह वापस लौट गया था। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि जब ये लूट कर जा रहा था, सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, तब जाटों ने जो है इसके विरुद्ध आक्रमण किया था, और जाटों ने इससे बहुत ज़्यादा संपत्ति भी लूट ली थी। ठीक है, तभी से यह जाटों के विरुद्ध हो गया था। तो आप देखेंगे आगे। महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। ठीक है, 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर इसने आक्रमण किया था, और ये जाटों के विरुद्ध किया था। क्यों किया था? क्योंकि देखो, और देखेंगे उन्हें पराजित भी किया था इन्होंने। किसने? महमूद गजनवी ने जाटों को हराया था। क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, नुकसान पहुंचाया था, और इससे जो है संपत्ति लूट ली थी, इससे ही महमूद गजनवी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने जाटों से बदला लेने के लिए जो है उनसे फिर से युद्ध किया था और उन्हें हराया था। महमूद गजनवी इस्लामी जगत का पहला सुल्तान था जिसे खलीफा ने सुल्तान पद का प्रमाण पत्र दिया था। ठीक है, सुल्तान पद का जो प्रमाण पत्र मिला था वो कहाँ से मिला था? वो महमूद गजनवी से ही मिला था। ठीक है, महमूद गजनवी ने यामनी उद्दौला, जिसे बोला जाता था साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है, और यामनी उल मिल्लत, जिसे बोला जाता था मुसलमानों का संरक्षक, तो ये 2 उपाधियां जो है धारण की थी किसने? महमूद गजनवी ने। अब इसके बाद चलिए मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। मोहम्मद गौरी को आपको ध्यान रखना है, ये संसवनी वंश से संबंधित था। ठीक है, इसका जो वंश अगर पूछा जाए तो ये संसवनी वंश से जो है संबद्ध था। ठीक है, देखेंगे भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, अगर मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी ही था, और इसका नाम आपको ध्यान रखना है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। ठीक है, तो इसे ही शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था, और यह गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे 12वीं शताब्दी के मध्य गौरी वंश का उदय हुआ था, 12वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, और गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा प्रांत गौर था, तो ये गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही ये छोटा प्रांत गौर था, तो वहीं से ये मोहम्मद गौरी आया था। ठीक है, और 1173 ईस्वी में जो यहाँ का यह शासक बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखेंगे साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी के मध्य गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, इन टाइम पीरियड के बीच में भारत पर कई बार इसने मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे भारत पर इसका पहला जो आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इसने किया था। ठीक है, और मुल्तान के मुसलमानों को पराजित करके वहाँ का अधिकार जो है छीन लिया था, और अपना अधिकार वहाँ पर जमा लिया था इसने, किसने? मोहम्मद गौरी ने। चलिए आगे देखेंगे। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में उसने पाटन, गुजरात में पड़ता है, पर आक्रमण किया। देखो मोहम्मद गौरी ने धीरे धीरे ये क्या आक्रमण कर रहा था, तो 1178 में इसने फिर से आक्रमण किया और पाटन पर किया। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ पर जो है गुजरात का एक शासक था भीम द्वितीय। ठीक है, तो आप देखेंगे कि माउंट आबू पर्वत पर इस भीम द्वितीय ने इसको मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह तुर्क मुस्लिम शासक की भारत में पहली हार हुई थी, ठीक है, पहले हार हुई थी, इससे पहले कभी ये लोग हारे नहीं थे, ठीक है। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी 1179 में पेशावर को और 1181 में लाहौर को, ठीक है, और 1185 ईस्वी में सियालकोट को इसने जीता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आगे देखेंगे, लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बठिंडा के दुर्ग को जीत लिया था, ठीक है। उस समय देखेंगे तो बठिंडा का जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान के पास था, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है युद्ध हुए थे, तराइन वाले युद्ध, ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बठिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रोधित हुए थे और यही तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण बना था, ठीक है। तो यहीं से तराइन के युद्ध का ये जो कारण बना था कि इसने बठिंडा दुर्ग को जो है कब्जा कर लिया था। तो चलिए आगे देखेंगे, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा में हुआ था, ठीक है। ये तराइन जो जगह पड़ती है ये हरियाणा में पड़ती है। तो देखेंगे 1191 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जीत गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जैसे ही दूसरा युद्ध हुआ तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था अब की बार, दूसरी बार। और इसी विजय के बाद में दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो स्थापना की गई थी वो यहीं से की थी, पृथ्वीराज चौहान को हराकर, ठीक है। तो कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने मत रखे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेंगे। एक इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ, तो इन्होंने कहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी और बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम थे, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहीं से, ठीक है, तुर्कों का जो है दिल्ली पर अधिकार हो गया था, ठीक है, यहीं से साम्राज्य की स्थापना कर ली थी इन्होंने। अब आगे देखेंगे, तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने हांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। अब देखेंगे चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गहड़वाल वंश के शासक जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की बुरी तरीके से हार हुई थी और वह मारा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, चंदावर का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 में बिहार, ठीक है, बिहार जीता था, 1204-5 में बंगाल जीता था, ठीक है, और असम पर इसने 1206 में आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये भी बहुत क्रूर व्यक्ति था, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसने जो है विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास दमयक नामक स्थान पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ लड़ाकू जातियों ने जो हमला कर दिया था और ये मारा गया था, ठीक है। ये मोहम्मद गौरी के बारे में आपको ध्यान रखना है, 1206 ईस्वी की बात है, ठीक है। अब देखेंगे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन किसने संभाला था, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक गुलाम था, ठीक है, और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली का शासन संभाला था, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, इसने दिल्ली में ममलूक वंश के नाम से जो है शासन की स्थापना की थी, ठीक है। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मोहम्मद गौरी के साथ ही आए थे, ठीक है। और संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का भी जारी किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है।